तेरह अप्रैल साल 1919 अमृतसर का जलियांवाला बाग मानवता को शर्मिंदा कर देने वाली एक ऐसी घटना जिसने गोरे अंग्रेजों के चरित्र पर हमेशा के लिए काला दाग लगा दिया। इसी दिन जनरल डायर ने हजारों हिंदुस्तानियों पर गोलियां चलवाई थी। यही नहीं, उनके भागने के सारे रास्ते बंद कर दिए थे। सिवाय मौत के उनके पास कोई रास्ता नहीं था। आगे चलकर क्रांतिकारी उधम सिंह ने जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला ले लिया। उसने गोलियां चलाने का आदेश दिया था, उसको मारकर बदला ले लिया। लेकिन ये सवाल फिर खड़ा हुआ कि आखिर मरने वाला वही व्यक्ति था जिसने गोलियां चलाने का आदेश दिया था। आखिर क्या है इस हत्याकांड के पीछे की सच्चाई? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इस दिल दहला देने वाली घटना की सच्चाई। जलियांवाला बाग हत्याकांड की भूमिका जब बननी शुरू हुई, जब अंग्रेजों ने रॉलेट एक्ट लगवाया, देश भर में इसका विरोध शुरू हुआ। तारीख 10 अप्रैल रॉलेट एक्ट का विरोध चल रहा था और अंग्रेजों ने विरोध करने पर सलीफुद्दीन और सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया। रॉलेट एक्ट को उस समय का काला कानून कहा गया। इस कानून का विरोध महात्मा गांधी ने भी किया और इसके पास होते ही पूरे देश में जबरदस्त विरोध चालू हो गया। इस कानून के मुताबिक अंग्रेज बिना किसी जांच पड़ताल के जब चाहे किसी भी हिंदुस्तानी को गिरफ्तार कर सकते हैं। सलीफुद्दीन और सत्यपाल की गिरफ्तारी ने आग में घी डालने का काम किया। जनता का क्रोध तेजी से बढ़ते जा रहा था, लेकिन तूफान से पहले आने वाली शांति छा गई। लोगों ने बड़े विरोध प्रदर्शन करने के लिए 13 अप्रैल सुबह जलियांवाला बाग में एक बड़ी सभा करने का निर्णय लिया। सारे के सारे लोग इकट्ठा होते ही प्रदर्शन करेंगे। जलियांवाला बाग में होने वाली इस रैली की खबर जनरल डायर को लग गई। 13 अप्रैल पंजाब में वैसाखी का दिन भी था। पंजाब में वैसाखी बड़े धूमधाम से मनाई जाती थी। लोग एक तरफ वैसाखी का जश्न मना रहे थे, अपने लोगों से मिल रहे थे और दूसरी तरफ सभा की तैयारी चल रही थी। लेकिन जनरल डायर ने इस सभा के खिलाफ पहले से ही तैयारी कर ली थी। उसने 12 अप्रैल को सैनिक टुकड़ी बुलाकर अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर ली थी। सुबह का समय था। 25,000 लोग बड़ी सभा के लिए जलियांवाला बाग में इकट्ठा हो गए। इधर जनरल डायर भी अपनी सैनिक टुकड़ी के साथ जलियांवाला बाग चला गया। जलियांवाला बाग में भीतर जाने का रास्ता सिर्फ एक ही था। लोगों को पता ही नहीं चला कि कब जनरल डायर अपनी पूरी सैनिक टुकड़ी लेकर अंदर दाखिल हुआ। उसने जलियांवाला बाग के मुंह पर तोप रखकर बंद कर दिया। सभी सैनिकों की पोजीशन लेने के बाद सीधे लोगों पर फायर करने का आदेश दे दिया। बिना किसी चेतावनी के, बिना एक शब्द बोले, जनरल डायर के आदेश का पालन करते हुए सैनिकों ने गोलियां चलाई और लगातार गोलियां लोगों पर बरसती रही। जलियांवाला बाग में जनरल डायर 50 राइफल और उतनी ही खुखरी लेकर आया था। इसका मतलब है कि जनरल डायर पहले से ही डिसाइड करके आया था कि उसे क्या करना है। लोगों को ना संभलने का मौका मिला, ना भागने का। जवान बिना रुके लगातार फायरिंग करते रहे। जनरल डायर ने आदेश ही कुछ ऐसा दिया था। फायरिंग केवल बंदूक में गोली लोड करने के दौरान ही रोकनी पड़ती थी, वरना यहाँ जवान लगातार लोगों पर गोलियां चला रहे थे। तो में अफरा तफरी मच गई। वहाँ मौजूद बच्चे, महिला, बूढ़े, जवान सभी अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। लोगों ने वहाँ मौजूद कुएं में कूदकर अपनी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं। कुछ लोग दीवार कूदकर भागना चाहते थे, मगर उसका भी कोई फायदा नहीं। जनरल डायर के सैनिकों ने हर किसी को चुन चुन कर मारने की कसम खा ली थी। जिस कुएं में कूदकर लोग अपनी जान बचाना चाहते थे, उसमें से 120 लाशें निकली थी। कुएं को आज भी खूनी कुएं के नाम से जाना जाता है। लगातार इस अंधाधुंध फायरिंग के बाद राक्षसों की तरह जनरल डायर हंसते हुए वहां से निकल गया। इतना ही नहीं, अमृतसर की सड़कों पर कोई भी भारतीय उसे नजर आता, उसे वो गोली मार देता। इस हत्याकांड के बाद अंग्रेज सरकार के आंकड़े सामने आए। उस आंकड़े के मुताबिक इस हत्याकांड में 379 लोगों की जान गई थी, लेकिन मरने वालों की संख्या कुछ और ही थी। इस हत्याकांड में हजारों लोग मरे थे। इस घटना ने पूरे देश को हिला दिया था। चारों तरफ इस घटना के चर्चे होने लगे और इस घटना का जिम्मा माइकल ओ डायर को दिया गया। गोली चलाने वाले जनरल डायर ने कहा कि गोली चलाना उसकी मजबूरी बन गई थी। उसने अपने कर्तव्य का पालन किया। अगर वो गोली नहीं चलाता तो वहाँ मौजूद लोग उसे मार देते। यह माशाल्लाह का उल्लंघन होता।
माइकल ओ डायर जनरल डायर के इस जवाब से संतुष्ट हुआ। आगे चलकर इस मामले की जांच के मुताबिक जनरल डायर को सही माना गया और ब्रिटिश अधिकारियों ने उसे प्रमोशन दिया। इसके साथ ही फाइनल रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि जनरल डायर कभी इंडिया नहीं आएंगे। इस हत्याकांड के दौरान सरदार उधम सिंह वहीं मौजूद थे। ये उनकी खुशकिस्मती थी कि इतनी गोलियां चलने के बावजूद वो बच गए, लेकिन उन्होंने कसम खा ली थी कि इस हत्याकांड का बदला वो जरूर लेंगे। जनरल डायर की 1927 में एक बीमारी के चलते मौत हो गई, लेकिन इस मामले की जांच करने वाला अभी जिंदा था। उधम सिंह प्रतिशोध की आग में जल रहे थे। वो एक गरीब परिवार से थे। उनके सर से माता पिता का हाथ तो पहले ही उठ गया था, लेकिन उनका लक्ष्य सिर्फ एक ही था, माइकल ओ डायर, जो कि लंदन में था। जैसे ही यह खबर उधम सिंह को लगी, वो लंदन जाने का जुगाड़ लगाने लगे। उन्होंने कुछ काम करके पैसा इकट्ठा किए और अमेरिका गए। अमेरिका से लंदन पहुंच गए। वहां वो एक होटल में काम करने लगे। काम करके कुछ पैसा इकट्ठा करने लगे ताकि वो एक पिस्टल खरीद सके। इतना सब काम करने के चक्कर में उधम सिंह को 21 साल लग गए। आखिरकार वो दिन आ गया जब उधम सिंह अपने लक्ष्य के करीब पहुंचे। साल 1940 में लंदन के क्रोस्टन होटल में मीटिंग होनी थी। इस मीटिंग में माइकल ओ डायर भी पहुंचा था। उधम सिंह एक किताब में बंदूक रखकर ले गए थे। किताब के पन्नों को बंदूक की आकृति के बीच से काट लिया और उन्हीं के बीच में बंदूक रखकर ले गए। उधम सिंह माइकल ओ डायर का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही माइकल ओ डायर स्टेज पर आया, उधम सिंह ने 3 गोलियां उनके सीने में उतार दी। वो वहां से भागे नहीं, बल्कि वहीं खड़े हो गए